दोस्तों नमस्कार। शक तो होता है, इस देश के भीतर में चुनाव प्रक्रिया को लेकर शक तो होता है, जिसका इजहार बार बार तमाम राजनीतिक दलों ने किया है। यह शक का मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंचा। इस शक को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन बावजूद इसके शक कम नहीं हुआ। और यह शक बढ़ क्यों गया और मौजूदा वक्त में यह क्यों लगने लगा है कि चुनाव आयोग को भी अपने हाथों की कठपुतली बनाने की दिशा में मोदी सत्ता कहीं बढ़ तो नहीं चली है। क्योंकि अगर आप एक एक सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आपके पांव तले सीबीआई नजर आएगी। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ही तोता कहा था, लेकिन उस वक्त कौन जानता था इस देश में चीफ जस्टिस राज्यसभा में पहुंच जाएंगे रिटायर होने के चंद दिनों के बाद, और उनके जरिए जो फैसले थे वो इस देश की सत्ता को राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचा रहे होंगे। यह भी तो आकलन हुआ है। लेकिन फिर भी शक क्यों होता है? यह शक सीबीआई से शुरू होता है तो क्या ईडी पर आकर थम जाता है? जी नहीं, ईडी पर थमता नहीं है। तो क्या यह इनकम टैक्स तक आके थम जाता है? बिल्कुल नहीं। इस देश के भीतर में सूचना आयुक्त हो या विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, सीवीसी हो या सीएजी ही क्यों ना हो, हर चीज को लेकर इस देश में शक की गुंजाइश लगातार बड़ी होती चली गई। लेकिन यह कहां किसी को पता था कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए मौजूदा सत्ता चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंची जाएगी और इस देश के भीतर में जितने संस्थानों को राजनीतिक तौर पर सत्ता ने अपना हथियार और औजार बनाया, कहीं ढाल भी बनाया, अब पार्लियामेंट भी उसका शिकार हो चली है। राजनीतिक दलों से पूछिएगा तो कहेंगे संसद तो बहुत पहले ही इस सत्ता ने हड़प ली, जहां पर अपनी बहुमत के ताकत से संवैधानिक फैसले जो सुप्रीम कोर्ट लेती है उसे भी बदलने की राह पर निकल पड़ी। तो अगला और पहला सवाल आज का, क्या कल से जो विशेष सत्र संसद का सरकार ने बुलाया है वह सिर्फ अपने लाभालाभ को लेकर बुलाया है, या उसे डर लगने लगा है कि 2024 में वह कहीं निपट ना जाए तो उससे पहले का ताना बाना बुनने के लिए बुलाया है? और इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, यह ताना बाना क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर है? और अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 3 लोग करते, उसमें एक विपक्ष का नेता होता, उसमें चीफ जस्टिस होते और प्रधानमंत्री होते, यानी सीधे नजरिए में अगर समझे कि इस देश के भीतर में कोई कहे कि तानाशाही चल रही है तो 2-1 से प्रधानमंत्री हार जाते नियुक्ति को लेकर, क्योंकि तब चीफ जस्टिस स्वतंत्रता, ट्रांसपेरेंसी इन सब को देखते और विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि सत्ता के अनुकूल कोई सेक्रेटरी या रिटायर्ड सेक्रेटरी इस देश का चुनाव आयुक्त बने। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए एक बिल लाया गया और अब उस बिल को पूरे तरीके से पार्लियामेंट जो विशेष सत्र बैठ रहा है उसमें पास करा लिया जाएगा। तो क्या यह एक सबसे बड़ा मामला है? क्योंकि चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं फरवरी में। हालांकि यह समझ लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं, बाकी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और इससे पहले चुनाव आयुक्त को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा उसमें सिर्फ एक ही बड़ी बात थी कि अगर सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी तो वह चुनाव आयुक्त सरकार से सवाल कैसे करेगा। और इस वक्त राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सितंबर 2020 में उनकी नियुक्ति हुई। 2022 18 मई को वह मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। उनकी रिटायरमेंट की तारीख है फरवरी 2025। दूसरे चुनाव आयुक्त जिनको लेकर सवाल उठे थे वह थे दरअसल उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, जो वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी थे या मुख्य सचिव हुआ करते थे। और ठीक यूपी इलेक्शन से पहले अनूप चंद पांडे की जब नियुक्ति हुई तो बड़ा बवाल हुआ, कहा गया कि आप यूपी इलेक्शन के मद्देनजर उनकी नियुक्ति करने जा रहे हैं। लेकिन बात आई गई हो गई और इस बात ने तब तूल पकड़ा जब अरुण कुमार गोयल चुनाव आयुक्त के तौर पर नवंबर 2022 में नियुक्त होते हैं 21 नवंबर को, और समूचा विपक्ष और इस देश के तमाम स्वयंसेवी संगठन भी कहते हैं यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति वीआरएस ले और 24 से 48 घंटे के भीतर वह इस देश का
चुनाव आयुक्त बन जाए, जबकि चुनाव आयुक्त को चुनने की एक पूरी प्रक्रिया है। उसके लिए एक टीम होती है जो पूरी की पूरी कमेटी के जरिए चीजें पास करती हैं और आखिर में नाम प्रधानमंत्री के पास जाता है, जिस पर राष्ट्रपति मोहर लगाते हैं। लेकिन जो पद बीते 5-6 महीने से खाली हो, उस पद पर उस व्यक्ति को एक झटके में बैठा दिया गया जो तुरंत वीआरएस लेके आया था। तो नया सवाल उसके अब आगे का है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था कि दरअसल 3 लोग नियुक्त करेंगे, उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे और एक प्रतिपक्ष के नेता होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे। तुरंत सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई और तय किया कि दरअसल एक विधेयक लेकर आएंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का क्या काम, और प्रधानमंत्री ही उस तीसरे शख्स को नियुक्त करेंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री के इशारे पर होगा। और संयोग ऐसा देखिए कि 2024 को लेकर इस देश में राजनीतिक तापमान जब बढ़ने लगा है और इसके संदेश आने लगे हैं कि मुश्किल तो मौजूदा सत्ता के साथ है, तो क्या चुनाव को अपने अनुकूल कोई सरकार करा सकती है? सामान्य तौर पर समझें तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति समझिए, अनूप चंद पांडे रिटायर हो रहे हैं फरवरी 2024 में। नोटिफिकेशन 2024 के चुनाव का आएगा मार्च के आखिरी हफ्ते में या अप्रैल के पहले हफ्ते में, यानी उनके आने के बाद आएगा। तारीख कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से रणनीति के तहत जो सत्ता के अनुकूल हो, वह कितने फेज में चुनाव हो, किस राज्य का नंबर कब आना चाहिए, ये तमाम चीजें बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार किसी भी राजनीतिक दल के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों के अनुसार होता है। और इस देश के भीतर में एक दिन में तो चुनाव हो नहीं पाता है, कई फेजेस में होता है। 5 या 6 फेज में ये चुनाव होते हैं, क्योंकि सुरक्षा बंदोबस्त करना पड़ता है, अर्धसैनिक बलों की आवाजाही समूचे देश में चलती है। और अगर कोई सत्ता को यह सहूलियत मिल जाए कि आप अपने अनुसार तारीख तय कीजिए, हम चुनाव का ऐलान कर देंगे, ये पहली सहूलियत मिल जाए। दूसरी सहूलियत मिल जाए कि हम जो भी करेंगे, यानी राजनीतिक तौर पर प्रचार के जो भी हथकंडे अपनाएंगे, उस पर कोई उंगली चुनाव आयोग नहीं उठाएगा। विपक्ष अगर उठाएगा तो चुनाव आयोग उसे खारिज कर देगा और उसका कोई मतलब बचेगा नहीं, यानी यह दूसरी सुविधा हो गई। तीसरी सुविधा इस दौर में जो ट्रांसपेरेंसी चुनाव को लेकर होती है, और कहा जाता है बड़े ही स्वतंत्र चुनाव होते हैं और इसके दायरे में हर राजनीतिक दल को बराबर की ताकत मिलती है और बराबर तरीके से चुनाव प्रचार करने के अलग अलग मंच भी बराबर तौर पे मिलते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हेरफेर हो गया और सत्ता के अनुकूल स्थिति है, तो फिर क्या किया जाएगा? और यही सवाल जब अरुण कुमार गोयल की नियुक्ति हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। कैसे कोई व्यक्ति किसी की नियुक्ति करे और उस व्यक्ति से वो नियुक्त हुआ शख्स सवाल करे? इम्पॉसिबल है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके सरकार का कहना था नियम कायदों का पालन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल अपने तौर पर जो कहता है उसी अनुसार चुनाव आयोग चलता है। लेकिन बहरहाल फरवरी में इस देश को नया चुनाव आयुक्त मिलने वाला है, क्योंकि अनूप चंद पांडे रिटायर हो रहे हैं। उनके बदले जो भी शख्स आएगा, और इसके बाद 2024 के चुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल जो भी सवाल उठाएंगे, उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग के जरिए सर्वसम्मति से निकलना चाहिए। यानी 3-0 का रेट हमेशा होना चाहिए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त भी एक सुर में नजर आने चाहिए, अन्यथा बड़े राजनीतिक सवाल इस देश के भीतर हो जाते हैं। तो जो अब तीसरा शख्स निकल कर आएगा चुनाव आयुक्त के तौर पर, किसी को नहीं पता है वो कौन होगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया इस दौर में जो कहती है वो बहुत साफ तौर पर कहती है कि एक 40 सदस्यों की एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट को बनाने के बाद सर्च कमेटी को उसको सौंपा जाता है। सर्च कमेटी कौन में शामिल होता है, उसके लीडर कौन होते हैं? उसके लीडर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक का कोई अधिकारी, और इसके अलावे 2 अन्य सेक्रेटरी होते हैं। और संयोग देखिए, इस दौर में कैबिनेट सेक्रेटरी भी सरकार के एक्सटेंशन पर है। कई सेक्रेटरी इस दौर में सरकार के एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं, यानी उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी मौजूद हैं।
तो इस देश के भीतर में चाहे ईडी का जिक्र हो, चाहे सीबीआई का जिक्र हो, चाहे सीएजी का जिक्र हो, चाहे सीवीसी का जिक्र हो, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो सरकार सबकी नियुक्ति करती है और सबकी नियुक्ति के बाद इन संस्थानों के भीतर से सरकार को लेकर कोई सवाल कभी उठ नहीं पाते हैं। लेकिन यह सवाल तो आगे का है, यह तो इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा है, इस देश के भीतर में चुनाव से जुड़ा है। और ठीक नोटिफिकेशन के लगभग 1.5-2 महीने पहले, या कहें 1.5 महीने पहले ही एक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार करेगी। और सरकार अगर नहीं करती, और जरा एक क्षण के लिए सोच लीजिए कि फरवरी में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है और उसमें प्रतिपक्ष के नेता की मौजूदगी, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई एक शख्स बैठे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बैठे और तीसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे होते, तो क्या सरकार की मनमर्जी चल पाती? बिल्कुल नहीं चल पाती। जो चुनाव आयुक्त होता वो क्या निष्पक्ष होता? एक हद तक कोई भी कह सकता है हां, 3 धाराएं मिलकर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे व्यक्ति को नियुक्त कर रही है जो कि एक लिहाज से बड़ा मान्यता प्राप्त और कॉन्स्टिट्यूशनल स्वायत्तता को लिए हुए शख्स है, तो गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। तो गड़बड़ी फिर कहां से शुरू हुई? फिर शुरू हुई, सरकार ने कहा नहीं, हम ही तय करेंगे कौन होगा चुनाव आयुक्त, और संयोग से 2024 से पहले हमें एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी है। तो क्या संसद सत्र का पूरा खांचा जो रचा बसाया गया और बताया गया कि हम दरअसल इसलिए संसद सत्र को बुला रहे हैं क्योंकि हमारे जहन में एक नहीं 4 विधेयक हैं, बाकी 3 विधेयकों के बारे में मत पूछिए, वो कल से आपके सामने आ ही जाएंगे। जानकारी हमें भी है, लेकिन उसका मतलब बताना सिर्फ इतना है कि एक इस बिल को अगर निकाल दीजिए तो बाकी 3 बिलों को आप ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन एक बिल के आसरे बाकी 3 पिलर आपने 3 बिलों के और खड़े कर दिए और उसके बाद कहा कि हम संसद में चर्चा करेंगे भारत की उपलब्धियों को लेकर, 75 बरस को लेकर, इस दौर को लेकर, दुनिया में भारत की पहचान को लेकर, भारत की अर्थनीति में कितना बड़ी छलांग भारत ने लगाई है, सबको लेकर चर्चा होगी। तब कोई भी सवाल इस दौर में संसद के भीतर क्या ये पूछ पाएगा कि प्रधानमंत्री इस दौर में मणिपुर पर खामोश क्यों थे? प्रधानमंत्री इस देश में दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट रैकेट जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद आई, उस पर खामोशी उन्होंने क्यों बरती? क्या कोई पूछ पाएगा इस देश के भीतर में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ क्या कुछ हुआ, और उसमें एक बीजेपी का सांसद था, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहे? कोई पूछ पाएगा इस देश में महंगाई का आलम क्या हो चला है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है? पूछ पाएगा कोई कि इस दौर में पीपीएफ का पैसा भी लोग निकाल रहे हैं कि जिंदगी पटरी पर कम से कम आ जाए, 2 जून की रोटी के लिए भटकना ना पड़े? इस दौर में कोई पूछेगा डिग्रीधारी युवाओं की स्थिति क्या है? नहीं पूछेगा। हम उल्लास, उत्साह और उपलब्धियों के साथ इस संसद की नई इमारत के भीतर एक खास मुहूर्त वाले दिन एक शानदार तरीके से जश्न में भारत के लोकतंत्र को तब्दील करेंगे। और उस जश्न के पीछे की हकीकत कि हमें 2024 के चुनाव में जाना है, तो उससे पहले अपने अनुकूल एक परिस्थिति बनाकर रखें, क्योंकि सरकार का 2 मन अभी भी है। क्या चुनाव पहले करा लें या चुनाव आखिरी दिन तक रुके रहें? आखिरी दिन तक रुकने का मतलब है कि एक नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो रही है, अभी कराने का मतलब है तीनों अपने अनुकूल है, तीनों की नियुक्ति मौजूदा वक्त में सरकार ने की है। लेकिन बहरहाल जो बिल आया उसने भी कई सवाल एक झटके में खड़े कर दिए, क्योंकि उस बिल के भीतर जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के जो नया नोटिफिकेशन है, वो बहुत साफ तौर पर कहता है कि जो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त जो सरकार की रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में वो 9A पर आता है। 9A का मतलब यह हुआ कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वह तो उनसे नीचे होगा 11th रैंक पे, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इस देश के, उनकी रैंकिंग 7th नंबर पे आती है। यानी कैबिनेट रैंकिंग से छोटा होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। तो क्या अपने सीनियर को वो डायरेक्शन दे पाने की स्थिति में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? ये सवाल तो कोई भी पूछ सकता है कि आपकी रैंकिंग 9A, 9th रैंकिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की, और उनसे के बाद 9A की रैंकिंग है मुख्य चुनाव आयुक्त की। कैबिनेट मिनिस्टर्स की रैंकिंग है 7th और स्टेट मिनिस्टर्स की रैंकिंग 10th होती है। तो यानी कैबिनेट के मिनिस्टर्स अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं चुनाव के वक्त को, तो क्या चुनाव आयुक्त कुछ कह पाएंगे?
यह सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप रैंकिंग तय कर रहे हैं और उसमें तमाम ओहदा आप राज्य मंत्री के लगभग लाकर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से कम ला रहे हैं, और इलेक्शन के पीरियड में जो प्राइम मिनिस्टर हो और कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, अगर आपका ओहदा कम है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि आप डायरेक्शन दे पाने की स्थिति में नहीं है। अगला सवाल यह है कि जब ये नोटिफिकेशन आया है तो क्या आने वाले वक्त में सरकार कोई ऐसा संशोधन भी इसमें कर देगी इसके बाद, जहां पर चुनाव आयुक्त को हटाने की ताकत भी उसके हाथ में आ जाए? हो सकता है जब इस तरह के नोटिफिकेशन और उनकी कैटेगरी नीचे आ रही है, क्योंकि नया बिल जो होगा वो अब नए बिल के तौर पर उसकी पहचान होगी कि जो चुनाव आयोग अधिनियम 1991 था वो खत्म हो गया और नए अधिनियम के तहत ये चीजें सामने आकर खड़ी हो गई। और शायद इसीलिए इस दौर में जिन मुखियाओं पर सवाल उठे हैं उसमें सीवीसी आता है, उसमें सीबीआई आता है, उसमें ईडी आते हैं, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। तो फिर अगला सवाल है, जब इनकार नहीं है तो ये इनकार चुनाव आयुक्त को लेकर भी आने वाले वक्त में तो नहीं हो जाएगा? यहां पर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब की एक टिप्पणी हमको लगता है बतानी चाहिए, जो उन्होंने कल ही एक इंटरव्यू में कही कि चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर करना एक भूल है। और पिछले सालों में सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो अपनी उनकी सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के बजाय कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दी। यहां तक वो कहते हैं हो सकता था, ठीक है, लेकिन चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद है, जबकि सूचना आयोग और सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो क्या सरकार वाकई प्रस्तावित बिल के प्रावधानों को संशोधित भी कर सकती है? इससे कोई इनकार नहीं करेगा। अब इसका दूसरा हिस्सा निकल कर आता, इस दौर में सरकार थर थर क्यों कांप रही है, जब उसने इस देश के भीतर में इतना काम किया है कि उस काम को अगर हम गिनाने लगे तो समूचे देश के भीतर में आपको संपन्नता दिखाई देगी। आप कहेंगे इतना शानदार देश, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो कमाल किया है। अगर उनकी 10 योजनाओं का जिक्र हम आपके सामने करें और उसमें जितने लोगों को लाभ मिला है जो सरकार बार बार बताती है, अगर उसको भी बताना शुरू करें तो आप वाकई कहेंगे इस सरकार को चुनाव आयोग की क्या जरूरत है, या किसी भी ईडी और सीबीआई की जरूरत भी क्यों थी? बिल्कुल नहीं थी। ये तो देश सेवा में निकले हुए हैं, और देश सेवा का पाठ जनधन योजना से शुरू की जाए, 50 करोड़ 34 लाख लोगों को लाभ हो गया, क्या दिक्कत है? मुद्रा लोन 43 करोड़ लोगों को लाभ हो गया, क्या दिक्कत है? सौभाग्य योजना तकरीबन 21 करोड़ लोगों को लाभ हो गया, क्या दिक्कत है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वह भी शहरी इलाकों में 1 करोड़ 18 लाख लोगों को घर मिल गया, और गांव में 2 करोड़ 94 लाख लोगों को घर मिल गया। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हर घर नल योजना में भी 13 करोड़ घरों में साफ पानी पहुंचा चुके हैं। स्वच्छ भारत के तहत 10 करोड़ शौचालय बना चुके हैं। जो आयुष्मान भारत है उसमें तो 50 करोड़ लोगों को लाभ होने वाला है, जो इलाज का लाभ मिलने वाला है। जो किसान सम्मान निधि है वह भी तो लगभग 9 से 11 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हर 3 महीने के बाद मिल जाता है, हर 4 महीने के बाद मिलता है, 2-2 हजार रुपए मिल ही जाते हैं। उज्ज्वला योजना से भी तो 9 करोड़ 58 लाख लोगों को, रसोइयों को लाभ मिल रहा है, जहां महिलाओं को लाभ है। सुकन्या योजना, बेटी हमने कितनी बचाई, और उसके आंकड़े बतलाते हैं कि लाभालाभ इस देश के भीतर में लगभग 18 से 20 करोड़ बेटियों को हो गया। ये तमाम आंकड़े सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल और आएगा, और हां, गरीब कल्याण योजना भी तो है जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। तो एक क्षण के लिए सोचिए, हमने कभी भी लाख का जिक्र नहीं किया, करोड़ों लोगों का जिक्र किया। और इस देश के भीतर में अगर तमाम संख्या को जोड़ दीजिएगा तो यह तकरीबन 125 करोड़ के पार कर जा रहा है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में 125 करोड़ लोगों, 1.25 लाख करोड़, 125 करोड़ लोगों को सरकार जिस लिहाज से लाभ देती चली जा रही है, 125 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है 140 करोड़ में से। तो दिक्कत क्या है? और तमाम योजनाएं सरकार ने पोटली खोल डाली है, फिर भी सरकार को क्यों चाहिए चुनाव आयोग, और फिर भी 2024 के इलेक्शन से पहले ही क्यों चाहिए? तो उसके जवाब में कुछ सवाल बहुत साफ तौर पर हैं जो इस स्पेशल संसद के सत्र में चर्चा में नहीं आएंगे। वो चर्चा में नहीं आएगा इस देश का टूटता हुआ फेडरल स्ट्रक्चर, वो चर्चा में नहीं आएगा इस दौर में जो खास तौर से कॉरपोरेट
घोटाला स्कैम हुआ उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बनी? यह नहीं चर्चा में आएगा। यह चर्चा में नहीं आएगा कि इस देश की इकोनॉमी कैसे फेल हुई, महंगाई कैसे बढ़ी, आरबीआई के सामने क्या मुश्किल आ गई, इस दौर में बैंकों की हालत क्या थी। चर्चा में कहीं जिक्र हो सकता है कि बैंक तो लाभालाभ में है, कोई नहीं बताएगा उस लाभालाभ के पीछे जो हमने 13 लाख करोड़ रुपए सबके लौटा दिए, वापस कर दिए या रिटर्न ऑफ कर दिए, कोई बताएगा नहीं इस दौर में। जिन कॉरपोरेट को जिस तरीके से पीएसयू लुटाएगा, कोई जिक्र इसका भी नहीं होगा। मैसेज क्या है? मैसेज पहला यही है कि भारत की संसद को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर मौजूदा वक्त में सत्ता इस्तेमाल करने से चूक नहीं रही है। दूसरा सच यह है कि विपक्ष की इतनी ताकत नहीं और शायद उसके पास